हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, और आज हम उसका लेके आए हैं पार्ट 6। तो इससे पहले के जो वीडियो सेशंस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें अच्छे से देख लीजिए, उन्हें रिवाइज कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो सेशन में, आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सॉइल रिसोर्सेज, यानी कि मिट्टी के संसाधन। इससे पहले हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने देखी थी। अब हम पढ़ेंगे सॉइल रिसोर्सेज के बारे में, और फिर पढ़ेंगे सॉइल की डिग्रेडेशन के बारे में, जैसे हमने लैंड के बारे में पढ़ा था। तो करते हैं आज का वीडियो सेशन स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल रिसोर्सेज, यानी कि मिट्टी के संसाधन। पहले तो सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉइल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि दोबारा सॉइल जो है वो दोबारा बन सकती है। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ चीजों को समझना है। पहले तो हमने देखना है कि सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, वो हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट लग रहे हैं, जितना भी आप एग्रीकल्चर कर पा रहे हो, कृषि कर पा रहे हो, तो इवन इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं, ये सारी चीजें किस कारण चल पा रही हैं? हमारी सॉइल का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है ये सारा हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। द सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू द फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ सेंटीमीटर की सॉइल की जो डेप्थ होती है उसे बनने में भी लाखों साल लग जाते हैं। इससे हमें एक और चीज समझ में आ रही है, जैसे हमने लैंड में देखा था कि हमें मिट्टी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे हम वो इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम वो एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए जिस अकॉर्डिंग हमें उसकी यूजेस है। अब ये जो मिट्टी होती है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे हमारा इंडिया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सोइल की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है। उनको हम अच्छे से मैप्स के थ्रू समझेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स। अब ये जो 3 पॉइंट हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि जो सोइल होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये 3 फैक्टर्स, ये 3 पॉइंट्स आपके, ये 3 फैक्टर बन जाएंगे, और यही आपका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मिट्टी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो पहले तो है रिलीफ फीचर, जिसको हिंदी में बोल देते हैं उचावच। उचावच से आप समझ रहे होंगे कि ऊंचाई की बात हो रही है। तो रिलीफ फीचर के बारे में मैं पहले तो आपको बता देता हूं, अगर इसके बारे में भी पूछ लिया जाए या ना भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी जगह की मिट्टी वहां के रिलीफ फीचर पे डिपेंड करती है। अब ये रिलीफ फीचर क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं लैंड फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। अब जब हम एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊंचाई की बात कर रहे हैं। किससे ऊंचाई? जैसे आप कहीं भी कहीं जगह पर जाते होंगे, वहां पे बोर्ड लगा होता है कि इस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है। यानी कि हमने क्या किया, सी लेवल से अलग अलग लेवल्स की जो है ऊंचाई, उसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दी। क्या क्या क्लासिफिकेशन कर दी? सी लेवल से जो काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा है 1200 से ज्यादा ऊंचाई पे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि ये रीजन क्या है? माउंटेन। उसके बाद स्मॉल हिल्स आ जाती हैं, प्लेट्यूज आ जाते हैं, पठार जिनको बोल देते हैं, और उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं? प्लेन्स आ जाते हैं, जिनको आप मैदानी इलाका बोल देते हो। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपने की है कि कोई एरिया माउंटेन है, कोई एरिया हिल्स है, कोई एरिया प्लेट्यू यानी कि पठार है, या कोई एरिया मैदानी इलाका यानी कि प्लेन है, ये किस बेसिस पे किया आपने? वहां के रिलीफ फीचर के बेसिस पे किया। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने उनकी जो समुद्र का समुद्र तल है, जो सी लेवल है, उससे कितनी ऊंचाई है, उस बेस पे आपने इनको क्लासिफिकेशन कर दिया अलग अलग। ठीक है। तो पहली चीज क्या आ गई? रिलीफ फीचर। दूसरा है पेरेंट रॉक और बेड रॉक। इस बात को आप याद रख लीजिए बस। इस बात को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने वाला हूं, इसको अभी अब स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट के ऊपर और वेजिटेशन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करती है कि किसी एरिया की जलवायु जैसी होगी, वहां पे उसी एरिया की उसी तरह की मिट्टी होगी। जैसे आपको पता है राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है, और वहां पे जो तूफान वगैरह काफी आते हैं, और वहां की जो मिट्टी है इसी कारण कैसी है? रेतीली मिट्टी है।
रेतीली मिट्टी है क्योंकि वहां पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हर एरिया का जैसा क्लाइमेट है वैसी ही वहां की सॉइल होती है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉइल। और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं कि लाइफ का मतलब क्या है, आपको पता है कि मिट्टी कैसे बनती है, कि इस मिट्टी के अंदर जब हमारे क्या जा रहे हैं, प्लांट्स भी जा रहे हैं और भी काफी ऐसी चीजें जा रही हैं जो इस मिट्टी के नीचे जा रही हैं, यही चीजें कई हजारों लाखों वर्षों बाद सड़नी शुरू हो जाएंगी, डिकम्पोज शुरू हो जाएंगी, उसी से ही मिट्टी में क्या आती है, क्वालिटी आती है। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारी, तभी हमने क्या कहा कि मिट्टी को फॉर्म होने में कितने साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं। दूसरा फैक्टर देखते हैं, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने अभी अभी देखा कि किसी स्थान पर टेम्परेचर अगर ज्यादा है, किसी स्थान पर टेम्परेचर कम है, इसके कारण भी सॉइल की क्वालिटी बदलती है। रनिंग वाटर के कारण, यानी कि अगर जैसे अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर मैंने राजस्थान की बात की, वहां पे जो है वाटर रिसोर्सेज कम है, इसलिए वहां की जो मिट्टी है उसको हम एरिड सॉइल बोल देते हैं। एरिड का मतलब होता है जो बिल्कुल ड्राई होती है। ठीक है, विंड्स एंड ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जहां पे होते हैं, ग्लेशियर के आसपास जो मिट्टी होती है वो भी अलग तरीके की क्वालिटी की होती है। एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ के अंदर, यानी कि हमारे लैंड के अंदर जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी हम खाद डाल रहे हैं, या जो भी हमारे प्लांट्स हैं जो क्या हो जाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां हैं, या जो भी हम ऐसे अपने फूड प्रोडक्ट जैसे केला वगैरह आपने खाया उसके छिलके डाल दिए, तो ये सारी चीजें जब लैंड के अंदर चली जाती हैं तो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये चीजें सड़ जाती हैं, उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इन चीजों की अलग अलग डिकम्पोजिशन की जो एक्टिविटीज हैं उन पे भी डिपेंड करती है कि जो मिट्टी बनेगी उसकी क्या क्वालिटी रहेगी। उसके बाद केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द सोइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो सोइल के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, ऑर्गेनिक चेंजेस आ रहे हैं, इनसे भी सोइल की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं। सोइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस यानी और इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब सोइल में भी दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि जैव और इनऑर्गेनिक यानी कि अजैव। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल जितने पाए जाते हैं उसी के बेस पे ही किसी सोइल को बोल दिया जाता है कि ये ज्यादा ह्यूमस है और किसी को बोल दिया जाता है कि कम ह्यूमस है। तो आपने देखा कि ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, इन 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर सोइल हमारी डिपेंड करेगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अबव 1200 पे यहाँ पे आपको रिलीफ पिक्चर दिखा रखे हैं। क्या दिखा रखे हैं? इंडिया के रिलीफ पिक्चर। इस मैप में अगर आप देखेंगे, ये जो डार्क रीजन है ऊपर नॉर्थ में, ये इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 1200 मीटर से ज्यादा है, इसको हमने क्या बोल दिया? माउंटेन रीजन बोल दिया। उसके बाद आप देख रहे हो 600 से 1200 वाला रीजन, ये जो आपको डार्क रीजन दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हो 300 से 600, ये जो कम डार्क दिख रहा है, और ये 0 से 300, ये 0 से 300 में आपको जो रीजन दिख रहा है ये वाला, जहां हम रहते हैं हरियाणा पंजाब में, ये रीजन कौन सा हो गया? प्लेन्स। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे तो मैदानी इलाके किनको बोलते हैं, तो आप क्या कहोगे? जिनकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 0 से लेके 200 मीटर के बीच में होती है, उसको हम मैदानी इलाका बोलते हैं। 300 से 600 के मीटर के बीच में होती है, हम उनको पठार बोल देते हैं। 600 से 1200 के बीच में हमारी हिल्स शुरू हो जाती हैं, और 1200 से ऊपर जो हमारी होती हैं वो माउंटेन्स होती हैं, जिनके ऊपर जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जिनके ऊपर सारा साल हमेशा ही क्या रहती है? बर्फ रहती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनको रिलीफ फीचर बोल देते हैं, यानी कि ऊंचाई के बेस पे हमने क्या कर दी? क्लासिफिकेशन कर दी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमने क्या कहा था अभी? पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्या होता है? पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा? पेरेंट रॉक और बेड रॉक क्या होता है। अब देखो, ये जो पेरेंट रॉक होते हैं, पेरेंट रॉक आप इस फिगर में देख सकते हैं, पेरेंट मटेरियल इसको बोल देते हैं जनक शैल, और उसके नीचे जो बेड रॉक होता है उसको बोल देते हैं संस्तर शैल। यानी कि सबसे बॉटम में जो है वो बेड रॉक है, उसके ऊपर पेरेंट है। ये फिगर आपके बहुत काम आएगी, इसको ध्यान से समझ लेना। उसके ऊपर हमारी सब सोइल आ जाती है, फिर लीचिंग आ जाती है, उसके ऊपर हमारी टॉप सोइल, और फिर सरफेस लिटर। देखो मैं इस डायग्राम को एक बार आपको समझा देता हूं। सबसे ऊपर तो आपको वो सोइल मिल रही है जिसके अंदर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। उसके नीचे ये उसी सोइल की कहां जा रही है? डेप्थ जा रही है, यानी कि जो भी आपने प्लांट लगाए हैं उसकी जो जड़ें जहां तक जा रही हैं वहां तक की मिट्टी को टॉप सोइल बोल देते हैं। टॉप सोइल मतलब कि ऊपरी सतह की मिट्टी, ठीक है, जहां तक आपकी पहुंच है। अब उसके नीचे क्या है? उसके नीचे एक जोन ऑफ लीचिंग आ रहा है। लीचिंग के बारे में भी मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं, क्या होती है लीचिंग। इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। लीचिंग पता क्या होती है? कि जो हमारी सोइल है उसके अंदर जो कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं,
यानी कि जो पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, ऐसे भी कुछ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जब हम मिट्टी को एक्सेस वाटर दे देते हैं, एक्सेस वाटर का मतलब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ओवर इरिगेशन अगर हम कर देते हैं, यानी कि मिट्टी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की, हमने उसमें ज्यादा पानी दे दिया, वो पानी लगातार उसके ऊपर खड़ा है, उस पानी के साथ साथ क्या होगा, जो उसमें वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी बह के पानी के साथ ही नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इससे क्या होता है, इससे भी जो मिट्टी की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लीचिंग। तो लीचिंग आप क्या कहोगे कि एक्सेस वाटर के कारण जब वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट सॉइल में से निकलकर वाटर में चले जाते हैं तो सॉइल के वो न्यूट्रिएंट लॉस्ट हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लीचिंग बोल देते हैं। उसके बाद लीचिंग के नीचे वाले रीजन में सब सॉइल आ जाती है, फिर हमारा पेरेंट मटेरियल आ जाता है। देखो ये पत्थर आपको देखने को मिल रहे होंगे, अब ये सिर्फ पत्थर हैं, पत्थर हैं तो इसका मतलब इनके बीच में एरिया भी होगा। इसी पेरेंट रॉक, जो पेरेंट मटेरियल होता है यानी कि जो जनक शैल होती है, जो पानी नीचे आ रहा है धरती के अंदर, जो पानी समा रहा है, चाहे वो बारिश का पानी हो या दूसरा पानी हो, ये नीचे आता आता इन्हीं ये जो लेयर होती है पेरेंट मटेरियल वाली, इसी लेयर के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में पोर्स हैं, यानी इनके बीच में जगह है। इससे नीचे पानी नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि इसके नीचे जो बेड रॉक है ना, ये एक ऐसा बेड लगा लीजिए, एक तरह से पत्थरों का बेड लगा लीजिए, इसके बीच में क्या है, पोर्स नहीं है, नो पोर्स, यानी कि पानी इससे नीचे कभी नहीं जाता। तो इससे आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि एक टर्म आती है बेड, एक टर्म आती है कि ये जो नीचे हमारा वाटर टेबल इकट्ठा हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, वाटर टेबल। अब वाटर टेबल हर एरिया का अलग अलग होता है, पंजाब का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, अलग अलग स्टेट का अलग होगा। वाटर टेबल से हमें पता चलता है कि भूमि के नीचे कितना पानी है, उसी के बेस पे है फिर हम एग्रीकल्चर करते हैं। ये वाटर टेबल मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा कम हो गया तो फ्यूचर में क्या होगा, पानी की बहुत ज्यादा कमी आने वाली है। तो वाटर टेबल हम चेक करते हैं। वाटर टेबल कहां पे चेक होता है, ये जो डेप्थ आपको पेरेंट मटेरियल दिख रहा है, यहां पे पानी कितना है, क्योंकि हमने क्या कहा, इसके नीचे पानी तो जाएगा नहीं, पानी जो आएगा सतह से होता हुआ इस जगह पर आके रुक जाएगा, इन पत्थरों के बीच में। अब दूसरी चीज, ये जो पेरेंट मटेरियल है, अब ये जो पत्थर हैं, इन पत्थर के ये क्या होता है, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। अर्थ के नीचे क्या है, प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। उन्हीं प्लेट्स में मूवमेंट के कारण आपको पता है भूकंप भी आते हैं। भूकंप क्यों आते हैं, जो अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में आपस में क्या होती है, मूवमेंट होती है, उसी मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, भूकंप। अब उससे क्या होता है, ये जो पत्थर हैं एक दूसरे से मूवमेंट होते होते कभी कंप्रेशन हो रही है, कभी एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, ये टूट टूट के काफी सारे इसमें वर्ष लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि कोई मिट्टी की कैसी क्वालिटी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, इस पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है। इन्हीं पत्थरों से ही मिट्टी बनती है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर की डेप्थ बनने में कई हजारों लाखों साल लगते हैं। तो यानी कि ये जो आप डेप्थ देख रहे हो मिट्टी की, ये किससे बनी है, इस पेरेंट रॉक से बनी है, और इसको बनने में कई लाखों वर्ष लगे होंगे। आई होप आपको सारी की सारी सोइल लेयर अब अच्छे से समझ आ गई होंगी, लीचिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ आए तो इस वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब क्योंकि हमारा जो वीडियो है सेशन है वो लंबा ना चला जाए, तो इसलिए सारी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल की सारी टाइप्स तो एक क्लास में तो कवर हो नहीं पाएगी। तो आज हम पहली दो वैरायटी को अच्छे से समझेंगे और इन दो वैरायटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो अभी हम कवर करने वाले हैं एलुवियल सॉइल को और ब्लैक सॉइल को। कौन कौन सी, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। जब भी आपने पढ़ना है तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, मैप्स की हेल्प लिया करो। विदाउट मैप पढ़ाई बेकार है। विदाउट मैप अगर आप पढ़ोगे तो आप रटोगे, सब कुछ भूल जाओगे। मैप से पढ़ोगे तो एज इट इज हर चीज आप एग्जाम में लिख पाओगे। मैप्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है मैं अभी आपको बताता हूं। देखो, अब हमने ये चीज तो देख ली कि इंडिया में कई कई तरह के रिलीफ फीचर हैं, कई कई तरह के लैंडफॉर्म है, कई कई तरह के क्लाइमेट्स यहाँ पे चेंजेस आते हैं, स्टेट टू स्टेट्स क्लाइमेट बदल जाते हैं। वेजिटेशन की यानी कि एग्रीकल्चर की भी कई तरह की वैरायटीज हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स किस पे, इन फैक्टर्स से ही क्या होती है, डेवलपमेंट होती है वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स की। इन्हीं फैक्टर्स पे हमने अभी अभी देखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे अलग अलग तरह की मिट्टी बनती है। तो सबसे पहले जिस मिट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है एलुवियल सॉइल, यानी कि इसको जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा भी बोल दिया जाता है, जो हमारा सारा का सारा नॉर्दर्न प्लेन है। अब पहले तो आप इसमें देख लीजिए मैप में एलुवियल सॉइल कहां पे लिखा है, सबसे ऊपर वाली, इसका कलर कौन सा है, ये वाला। ये जो सारा का सारा एरिया है, देखो हम इसको पहले तो क्या बोल देते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तरी मैदानी इलाका इसको हम बोल देते हैं, उत्तरी मैदानी इलाका।
इस मैदानी क्षेत्र में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में हमारी जो मृदा पाई जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी बनी है ये डिपेंड करती है रिवर्स के ऊपर। ये मिट्टी किस पे डिपेंड करती है? रिवर्स के ऊपर। अब 3 रिवर सिस्टम है जो सबसे मेजर रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया के। एक तो इंडस, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्रा। मैप में आपको पता होना चाहिए जो इंडस रिवर है, अब ये जो रीजन है, जो ये रीजन है जो चाइना के अंदर है, ये बेसिकली तिब्बतन रीजन है। ये तिब्बत का क्षेत्र इसको बोल देते हैं, ठीक है। जो इंडस रिवर है वो यहां से होके इंडिया के ऊपर से जम्मू कश्मीर से होती हुई इधर पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान से जाके वो कहां पे गिर जाती है? नीचे जाके अरेबियन सी में, यानी कि अरब के सागर में गिर जाती है। यानी कि हमारे अपर पोर्शन में, इंडिया के अपर पोर्शन से इंडस पास होती है। जब हम बात करते हैं गंगा की, तो गंगा हमें पता है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से गंगा घूमती हुई सारे नॉर्दर्न प्लेन के बीच में से जाती हुई कुछ तो वेस्ट बंगाल में से जाके गिर जाती है, कुछ बांग्लादेश में आगे चली जाती है, और फाइनली जाके किस में मिलती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा। जब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र दूसरी डायरेक्शन में चलती है। वो तिब्बतन रीजन से होती हुई कहां पे एंट्री मारती है? अरुणाचल प्रदेश से एंट्री मारती है, और अरुणाचल प्रदेश में से होती हुई वो आके गंगा में मिल जाती है बांग्लादेश के अंदर, और वो भी फिर किस में मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये हमारे 3 रिवर सिस्टम है। ऊपर है इंडस, ये वाला है हमारा गंगा, और ये जो मैंने अभी आपको समझाया अरुणाचल प्रदेश में जाती है, ये हमारा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको पता होने चाहिए, और ये आपको देखो कैसे याद रहेंगे? मैप्स के थ्रू। अगर हम मैप्स ना यूज करते, मैं डायरेक्ट आपको थ्योरी बताता रहता है, ये वहां से जाती है, वहां से जाती है, तो पूरे चांसेस थे कि आप उसको भूल जाते। लेकिन अगर आपने मैप देख लिया, अब मैप को समझ लिया, इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर नहीं समझ आया, तो आपको ये चीज सिर्फ 10th में नहीं, लाइफ टाइम याद रहेगी, ठीक है। These soil also extend in the Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Narrow corridor मतलब एक संकीर्ण, एक पतले रास्ते से यही मिट्टी आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार है। यहां से वो किधर एंट्री मार रही है? थोड़ी सी राजस्थान में चली गई, और थोड़ी सी कहां पे चली गई? गुजरात में। यानी कि एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू वो गुजरात में भी चली जाती है। और सबसे बड़ी चीज वो कहां पे होती है? जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा है। अब इसको इसी सीक्वेंस में याद रख लीजिए, MGKK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब ये साउथ रीजन में होती है। कैसे? देखो, यहां पे उड़ीसा रीजन है, यहां पे महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, और लास्ट में तमिलनाडु में कावेरी। इस तरह का ये रिवर सिस्टम है। ये चारों नदियां इस डायरेक्शन में आती हैं और आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब ये नदियां क्या बना रही हैं? डेल्टा बनाती हैं। अब आपको डेल्टा मैं समझा देता हूं, शायद आपको पता हो या मे भी ना भी पता हो। देखो, होता क्या है, जहां पे ये नदियां समुद्र में मिलती हैं, उससे पहले कुछ एरिया ऐसा भी होता है, वहां पे क्या होता है कि नीचे तो नदी है, नदी के ऊपर ही क्या होती है? हरी हरी काई जम जाती है। हरी हरी काई के बाद उसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट जमने शुरू हो जाते हैं। यानी कि वो एरिया दूर से देखने में कैसे लगता है कि ये भूमि है, भूमि के ऊपर प्लांट लगे हैं, लेकिन वाकई में होता क्या है? नीचे पानी होता है और ऊपर उसके प्लांट लगे हुए हैं। प्लांट की एक बड़ी सी लेयर और एक पूरा जंगल टाइप दिखता है, वो उसको हम बोल देते हैं डेल्टा। तो ये जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा बनाती हैं, कहां बनाती हैं? बिल्कुल समुद्र के तट पे बनाती हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के तट पे बनाती हैं। अब आपको कलर देखने को मिल रहा होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे आप बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट मतलब में आप यानी कि पूर्वी घाट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां भी हमारी कौन सी मिट्टी दिख रही है? हमें एलुवियल सॉइल दिख रही है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी यहां पे भी दिख रही है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? दोबारा रिवाइज करवाता हूं। एक याद रखना है नॉर्दर्न प्लेन, जहां पे आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आपके जो बिहार हैं वो कवर हो जाते हैं, और इधर से असम का एरिया कवर हो जाता है, वेस्ट बंगाल का एरिया कवर हो जाता है। वेस्ट बंगाल से फिर नीचे उसके बाद आपने याद रखना है कि उसके बाद ये पतले से रास्ते से राजस्थान और गुजरात में भी जा रही है, और पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा पर भी ये वाली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कैसे कैसे प्रोपोर्शन होते हैं? इसमें सैंड भी होती है, यानी कि रेतीली भी होती है, क्लेई भी होती है, यानी कि ये आपने क्ले देखी होगी, बच्चों के खेलने की एक क्ले आती है बाजार से, जिसमें मॉइस्चर होता है, वो उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, चिकनी मिट्टी टाइप, ठीक है, उस तरह की भी होती है। और इसमें सिल्ट भी होती है। सिल्ट हम उसको बोल देते हैं जब एक तरह से आप कह सकते हो कि जब सोइल पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, तो एक वो वेट एरिया बन जाता है, दलदल टाइप एरिया बन जाता है, उसको बोल देते हैं सिल्ट। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले पाई जाती है। जैसे जैसे हम रिवर वैलीज की तरफ चलते हैं, सोइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सोइल्स आर कोर्स। तो ये क्या समझाना चाह रहे हैं? जैसे हमें पता है कि एक माउंटेन है,
ये माउंटेन हमने ड्रॉ कर ली। हमने कहा अब ये दो मान लो दो ये माउंटेन है, अब ये माउंटेन्स के जो बीच में ये वाला रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वैली बोल देते हैं। और ये जो माउंटेन का जो ये टेढ़ा सा ये एंगल नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम बोल देते हैं स्लोप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम स्लोप से यानी कि माउंटेन से, हिल से रिवर वैली की तरफ जाते हैं, जो सोइल के पार्टिकल हैं, मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। और जब अपर रीचेज में होते हैं यानी कि जहां पे स्लोप ब्रेक होता है, इस जगह पे जहां पे स्लोप टूटता है, यहां पे जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत कोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप सारे फैक्टर्स अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। और एलुवियल सोइल के बारे में पढ़ते हैं। एलुवियल सोइल थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोइल है हमारी एलुवियल सोइल। क्यों? क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, यह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो यानी कि इसमें एग्रीकल्चर अच्छा होता है, फसलें अच्छी होती हैं। अब इसकी दो वैरायटी हैं, एक तो है ओल्ड एलुवियल, एक है न्यू। ओल्ड को बोल देते हैं पुरानी अलुवियल सोइल को हम बोल देते हैं बांगर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज में। और नई को बोल देते हैं खादर। बांगर जो कई हजारों वर्षों साल पहले बनी थी, खादर जो उसके बाद बनी थी। ठीक है, अब जो बांगर होती है उसमें कंकड़ नोड्यूल यानी कि उसमें बड़े बड़े पत्थर ज्यादा होते हैं। जैसे आप नीचे वाली फोटो देखिए तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, इनको समझने के लिए आप क्या मान सकते हो कि ये क्या है, बांगर है। और जब आप नदी के बिल्कुल, शायद आपने कभी ऐसा इलाका विजिट किया भी होगा, ऐसा कुछ एरिया जो आपको इस फोटो में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप नदी के आसपास जाओगे, यहां पे आपको क्या होगा, जैसे जैसे नदी के आसपास जाओगे, पानी के आसपास जाओगे, जो मिट्टी है वो थोड़ी फाइन होनी शुरू हो जाएगी, उसके पतले पार्टिकल देखने को मिलेंगे, इतने मोटे मोटे पत्थर नहीं देखने को मिलेंगे। उसको आपने क्या याद रख लेना है कि ये क्या है, खादर है। यानी कि खादर रीजन क्या होता है, नदी के बिल्कुल आसपास। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो कौन सा रीजन शुरू हो जाता है, बांगर। तो ओल्ड एलुवियल होती है, पुरानी एलुवियल बांगर को बोलते हैं, नई एलुवियल खादर को बोलते हैं। अब जो बांगर होती है उसके अंदर कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, जो खादर होती है उसके अंदर फाइन पार्टिकल ज्यादा होते हैं। और जो खादर होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। यहां से भी क्वेश्चन निकलता है। और एक सबसे मेजर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बांगर और खादर के बीच में डिफरेंस जरूर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ध्यान से समझना इनको। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। तो जो हमने क्या देखा कि जो बांगर होती है उसमें मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं, खादर में फाइन। और जो खादर होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, ज्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन जो बांगर होती है वो कम उपजाऊ होती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए पूरी की पूरी एलुवियल सोइल ज्यादा फर्टाइल होती है, ज्यादा उपजाऊ होती है, अगर हम इसको बाकी तरह की सोइल की वैरायटी से अगर हम कंपेयर करते हैं। अब ऐसा क्या होता है इसमें, इतनी फर्टाइल होती है, इतनी उपजाऊ होती है? देखो, इसके अंदर पोटाश, फोस्फोरिक एसिड और लाइम होती है। तीन चीजें आप याद रखना, स्पेशली एलुवियल में तो जरूर याद रखना। इसके अंदर पोटाश, फोस्फोरिक एसिड और लाइम है। ये तीनों चीजें जिस मिट्टी में पाई जाती हैं उसमें हमारी जो शुगर केन, गन्ना है, जो चावल है, जो गेहूं है, और जो कई तरह का और अनाज और दालें हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इससे आपको एक और चीज क्लियर होगी कि अगर शुगर केन, चावल और गेहूं की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए तो मिट्टी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर पोटाश होना चाहिए, फोस्फोरिक एसिड और लाइम होना चाहिए। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एलुवियल सोइल आर इंटेंसली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इस बात का मतलब समझिए कि जो एलुवियल सोइल होती है, हमने क्या समझा, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इसी कारण जहां पे भी एलुवियल सोइल पाई जाती है उन रीजन में जो इंटेंस कल्टीवेशन होती है, इंटेंस कल्टीवेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पे जो कृषि होती है इंटेंस होती है। उसको इंटेंस क्यों बोलते हैं? यानी कि वहां पे एक साल के अंदर 4 से 5 फसलें भी लगा दी जाती हैं, या 3 से 4 फसलें भी लगा दी जाती हैं। कई जगह पे क्या होता है, मिट्टी किसी एक ही फसल को सपोर्ट करती है, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, मान लो गेहूं लगा दी और उसके बाद कोई फसल नहीं लगाई, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वहां पे इंटेंस कल्टीवेशन नहीं हो रहा। इंटेंस कल्टीवेशन उसको बोलते हैं कि जब आप अपने लैंड को आराम ही नहीं आने देते। एक फसल लगाई, जब उसको काटा उसी के साथ ही दूसरी फसल लगा दी, उसको काटा फिर तीसरी लगा दी, इसको बोल देते हैं इंटेंस कल्टीवेशन। अब क्योंकि ये जो मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए जहां भी ये पाई जाती है वहां इंटेंस कल्टीवेशन होती है, क्योंकि ये कई तरह की क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। इसमें चावल, गेहूं, गन्ना सब कुछ अच्छे से लग सकता है। दूसरा है डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब ज्यादा पॉपुलेशन होना। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ये मिट्टी पाई जाएगी वहां पे ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इसी मिट्टी के अंदर वो अपना एग्रीकल्चर करेंगे, वो पैसा भी कमाएंगे, वो अपना खाना भी जनरेट करेंगे। तो जब मिट्टी इतना कुछ दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आसपास जो जनता रहेगी वो ज्यादा रहना पसंद करेगी। इसलिए जहां पे भी एलुवियल सोइल पाई जाती है वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है।
अब बात कर लेते हैं, अब इस फोटो पे आ जाइए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है माउंटेन रीजन, हमारे नॉर्थ का माउंटेन रीजन, हिमाद्री, ग्रेट हिमालयस को भी बोल देते हैं। हिमाचल प्रदेश जहां आप घूमने भी जाते हो हिमाचल, इनको लेजर हिमालय बोल देते हैं। उसके नीचे हमारा आ जाता है छोटी पहाड़ियां, जिनको शिवालिक रीजन बोल देते हैं। जैसे कि आप पंचकुला की तरफ चले जाओ, या मोरनी पहाड़ियां अगर किसी ने देखी हो उस तरफ चले जाओ, आप अगर इस तरफ जाओगे तो आपको कौन सा रीजन देखने को मिलेगा? शिवालिक रीजन। ये जो छोटी छोटी पहाड़ियों की शुरुआत होती है उसको शिवालिक रीजन बोल देते हैं। यानी कि शिवालिक की पहाड़ियां, चंडीगढ़ में भी अगर आप बात करोगे तो उससे उधर जो पहाड़ियां दिखती हैं वो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और वो आके खत्म हो जाती हैं वहां पे। देखो अब ये हिमालयन सिस्टम है, सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, फिर लेजर हिमालय, और फिर शिवालिक की पहाड़ियां। अब शिवालिक की पहाड़ियां जहां खत्म होती है उसके नीचे ना पहले एक रीजन आता है, उसको भाबर रीजन बोलते हैं। यानी कि जब एक माउंटेन से नीचे की ओर मान लो एक नदी आ रही है, तो पहले जब नीचे का रीजन आता है, पहले वहां ना मोटे मोटे पत्थर होते हैं, इसको हम बोल देते हैं भाबर। भाबर से आपने एक चीज याद रखनी है, भाबर ऐसा क्षेत्र होता है कि जब जो नदी पहाड़ के ऊपर से आ रही है वो वहां आके क्या हो जाती है, जो रिवर की स्ट्रीम है, यानी कि जो नदी की जो धारा है वो वहां के डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर क्यों जाती है? क्योंकि भाबर रीजन में मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं और जो नदी की धारा है वो उनके नीचे चली जाती है। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रीजन में जो रिवर स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? भाबर। उसके नीचे जब भाबर से नदी की धारा निकल जाती है, नेक्स्ट आ जाता है तराई रीजन। तराई रीजन होता है बड़ा दलदल टाइप रीजन, यानी कि यहाँ पे मोटे मोटे पत्थर नहीं, पतले पतले मटेरियल या पतले पतले छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और यहाँ पे बड़ा चिकना सा एरिया ये बन जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं तराई रीजन। और उसके बाद जब नदी निकलती है, और हम किस नदी की बात कर रहे हैं? अपने नॉर्दर्न नदियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्दर्न जो हमारी नदियां हैं, मान लो गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं, उसके आसपास अभी अभी हमने पढ़ा जो नदी के बिल्कुल आसपास का इलाका होगा उसको खादर बोल देते हैं, और जो उससे दूर होगा यानी कि नदी के तट से जो थोड़ा सा दूर होगा उसको बांगर बोल देते हैं, जहां मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि दोआब किसको बोलते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है दोआब, देखो आपको डायग्राम से ही देखने को समझ में आ रहा होगा। देखो अगर कोई दो नदियां हैं, अगर कोई दो नदियां हैं, अलग अलग नदियां, वो आगे चल के मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो उन दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब बोल देते हैं। मान लो आप एक ऐसे एरिया में रहते हो, आपके इधर से भी एक नदी निकल के गई, आपके एरिया में से पास नहीं हुई, इधर से निकल गई, दूसरी नदी आपके साउथ में से होके पास चली गई। अब ये दोनों नदियां फ्यूचर आगे जाके क्या होगा कि मिल जाएंगी किसी एरिया में जाके। तो इसका मतलब आप जिस एरिया में रहते हो हम उसको कौन सा एरिया बोलेंगे? दो आब। दो आब से आपने याद रखना है, दो आब, दो मीन्स टू और आब मींस वाटर। तो दोआब रीजन क्या हुआ? दो नदियां। अब इससे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। अगर आपको दोआब समझ आ गया, फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो पंजाब है वो नाम भी ऐसे ही पड़ा है? बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। पंजाब मतलब पांच, पंज मतलब पांच, और आब मतलब वाटर, पांच वाटर मतलब पांच नदियां। तो पंजाब आपको पता है, सबको पता है, पांच नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। अब देखो, अब यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पंजाब किन किन पांच नदियों से बना है। तो आपको इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं। आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई जेसीबी चला रहा है। कौन जेसीबी चला रहा है? आप इमेजिन कर लीजिए कि मैं जेसीबी चला रहा हूं, तो आप क्या कहोगे कि सर क्या चला रहे हैं? जेसीबी चला रहे हैं। अब इसमें मैं आई को साइलेंट कर देता हूं। आई मतलब मैं खुद को साइलेंट कर देता हूं, क्योंकि मैं तो जेसीबी चलाता ही नहीं, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ी सी फनी ट्रिक है बट याद करने के लिए चलेगी। तो हमने क्या याद रख लिया? सर जेसीबी चला रहे हैं, जेसीबी की मशीन सबको पता होती है। अब आई को साइलेंट कर दिया, तो एस से आपने याद रखना है पंजाब की कौन कौन सी नदियां हैं? सतलुज, आर से रावी, जे से झेलम, सी से चेनाब, और बी से ब्यास। तो ये पांच नदियां हैं जिनके नाम पे पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। पंजाब मतलब पांच नदियां। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपको ट्रिक्स अच्छी लगती हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और इन चीजों को नोट डाउन जरूर किया करो। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा आंसर आप लिख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फर्दर जो भी टेस्ट होंगे उनमें बहुत काम आएंगी। तो यहां पे हमने एलुवियल सोइल को अच्छे से समझ लिया, दोआब रीजन को अच्छे से समझ लिया। अब दोआब अगर आपके पास आ गया तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? इट इज द एरिया between those two rivers that will meet।
दोबारा बता रहा हूं कि ये वो क्षेत्र है जो उन दो नदियों के बीच में पाया जाता है जो आगे चलकर मिल जाती हैं, उस एरिया को दोआब बोल देते हैं। ये डेफिनेशन आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी है ब्लैक सोइल। काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। काली मिट्टी पहले तो कहां पाई जाती है देख लेते हैं। काली मिट्टी पाई जाती है यहां पे जो मेजर, आपने ये छोटे छोटे डॉट्स नहीं देखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने देखना मेजर कहां पे, मेजर है यहां पे गुजरात रीजन में, मेजर है मध्य प्रदेश के रीजन में, और मेजर पाई जाती है महाराष्ट्र के रीजन में। ये तीन स्टेट आपने याद रखनी है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पे हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है। अब काली मिट्टी से आपको याद रखना है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक क्या है मिट्टी, और व्हाइट क्या होती है कॉटन। तो यहां से याद रखना है ब्लैक एंड व्हाइट से कि जो कॉटन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो काली मिट्टी के अंदर ही होती है। अब दीज सोइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड ऑल्सो नोन एज रेगूर सोइल। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि कौन सी मिट्टी को रेगूर सोइल बोला जाता है, काली मिट्टी को। इट इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग कॉटन। यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मिट्टी में कॉटन सबसे ज्यादा होती है, ब्लैक सोइल में। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल। देखो जब हमने बात की थी एल्यूवियल सोइल की, हमने कहा था वो नदियों पर डिपेंड करती है। तो जो काली मिट्टी है वो रॉक मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहां से नदियों की बात नहीं हो रही। वो जो अलुवियल सॉइल थी वो नदियों के कारण डिपॉजिट हो रही थी, यानी कि वो कैसी मिट्टी थी जो नदियां डिपॉजिट करती हैं, अपने साथ बहा के लाती हैं। ये एक ऐसी मिट्टी है जो भूमि में पाए गए पत्थर से बनती है। मैं आपको बता देता हूं, इस रीजन में पुराने समय में वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी हुआ करते थे। वोल्केनो जब फटते हैं तो आपको पता है लावा बनता है। लावा जब ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो उससे पत्थर बन जाते हैं। उन्हीं पत्थरों से जो मिट्टी बनती है उसी को हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, ब्लैक सोइल। इसी कारण इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, क्योंकि ये लावा से बनी है। ठीक है, तो लावा से जो पत्थर बनते हैं वो या तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं या फिर वो डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सोइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप किसको बोल देते हैं, जो मैंने अभी बताया। अब आपको पता है हमारे साउथ के एरिया को दक्कन का पठार या फिर डेक्कन प्लेट्यू भी बोल देते हैं। इसी रीजन को डेक्कन ट्रैप इसलिए बोल दिया जाता है। ट्रैप मतलब एक तरह का जाल। तो पुराने समय में यहां वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी का जाल हुआ करता था, उसके कारण इसको बोल देते थे डेक्कन ट्रैप, और आज हम इसको बोल देते हैं डेक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लावा के फ्लो के कारण ही मिट्टी का कलर ब्लैक होता है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी चला गया, यहां पे ये देखने को मिल रहा है आपको इस एरिया में। और उसके बाद मेजर रीजन बस आपने याद रखने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब आप कहोगे कि सर महाराष्ट्र तो बहुत बार सुना है, ये सौराष्ट्र कौन सा रीजन है। देखो ये जो गुजरात का ये वाला रीजन है ना, इस गुजरात के रीजन को सौराष्ट्र भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द ब्लैक सोइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ये बहुत ज्यादा फाइन क्ले टाइप मटेरियल की बनी होती हैं, और इनकी कैपेसिटी जो होल्ड मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखो जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ ही बताता रहता हूं, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो इसकी जो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो ब्लैक सोइल की बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम फीचर पढ़ लेते हैं ब्लैक सोइल के क्या क्या होते हैं। दे आर, अब यहां पे आप फोटो भी देख सकते हो, कुछ इस तरह की दिखती है ब्लैक, और नीचे की फोटो में आप देख सकते हो कि इसमें क्या पाई जा रही है, कॉटन प्रोडक्शन हो रही है। ये जो प्लांट है कॉटन के प्लांट है। दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा होता है, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। अब पोटाश एंड लाइम से आपको याद रखना है, जो एलुवियल थी उसमें भी तो पोटाश एंड लाइम था, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि जो फसलें एलुवियल में हो रही थी वो यहां भी होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है जब हमने एलुवियल की बात की थी उसमें फॉस्फोरिक कंटेंट भी था, लेकिन यहाँ पे पोटाश और लाइम तो है बट फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं है। इसलिए जो एग्रीकल्चर, जो उपजाऊ एलुवियल सोइल है उतनी उपजाऊ ब्लैक सोइल नहीं है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब गर्म मौसम होता है तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। इसके कारण इसमें एरेशन अच्छी होती है। एरेशन मतलब होता है एयर फ्लो। अब जब मिट्टी के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे तो उनके अंदर क्या जाएगी, हवा जाएगी। इसके कारण क्या देते हैं कि ब्लैक सोइल में जो एरेशन होती है यानी कि हवा का पासेज होता है वो अच्छा होता है। These soils are sticky when wet। जब ये मिट्टी गीली होती है बहुत ज्यादा वेट हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब चिकनी हो जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है कि उसके ऊपर चलना भी मुश्किल हो जाता है, दलदल टाइप बन जाती है, और इसी के कारण इसके ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है, जब फर्स्ट शावर यानी कि प्री मानसून, अब आपको पता है इंडिया में जब मानसून आता है तो अच्छी खासी बारिश पड़ती है, तो मानसून आने का जब पहला शावर पड़ता है यानी कि पहली मानसून की बारिश के जब कुछ छींटे पड़ते हैं
तो अगर हमने ब्लैक सोइल को यूटिलाइज करना है तो जरा सी जैसी ये गिल्ली होती है हम फटाफट इसकी टिलिंग कर देते हैं, यानी कि जो खेतों में टिलिंग मशीन होती है, टीलर्स होते हैं जिसको ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है, उस मशीन के साथ हम खेतों को बार बार टिलिंग करते रहते हैं। अदरवाइज वो जो गिल्ली होने के कारण ये मिट्टी यूजेज लायक नहीं रहती, बहुत ज्यादा क्ले बन जाती है, वेट हो जाती है, एक तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एरिया बहुत चिकनी मिट्टी जैसा दलदल टाइप एरिया हो जाता है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसको यूज करने के लिए प्रॉपर उसकी टिलिंग करनी पड़ती है टिलर से। अब इसमें जो मेजर क्रॉप्स हैं ब्लैक सोइल की आपको याद रखनी है, कॉटन मेजर क्रॉप है, तंबाकू अच्छा होता है, और जो मोटे अनाज हैं जिनको मिलेट्स बोल देते हैं, मिलेट्स किनको बोलते हैं, मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा और मक्का, ये सारे के सारे भी काली मिट्टी के अंदर अच्छे होते हैं। इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कॉटन के ऊपर ही आता है, तो आपको याद रखना है कि कॉटन का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा कहां होता है, ब्लैक मिट्टी में, यानी कि काली मिट्टी में ही होता है। तो ये थे आज का वीडियो सेशन। वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए हम इसको आज के वीडियो सेशन को यहीं रखते हैं। बाकी जो भी सोइल की वैरायटीज बची है उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में।